हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था। इट्स राइट टू इक्वलिटी। और आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि हमारा आर्टिकल 19 टू 22 में एक्सप्लेन के साथ दिया गया, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। आपके राइट टू फ्रीडम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी फ्रीडम हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें क्या क्या करने की फ्रीडम है हमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम्स हमें देता है। तो इसमें से फर्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। किसी को कुछ भी कहने की पूरी आज़ादी है। आप अपने विचार पूरी तरीके से रख सकते हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जिसका जो मन करता है वो अपनी मर्जी से लिख सकता है। ये हमारे देश में है अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन इस पे भी स्टेट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। जो आप बात कह रहे हैं वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को, या फिर हमारी कंट्री की जो रिस्पेक्ट है, सोवर्जिनिटी है, या फिर इन सब चीज़ों को कोई ठेस ना पहुंचाए। हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो, डिफेम ना हो रिस्पेक्ट किसी का भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने किसी पर्सन के बारे में, आपको राइट टू फ्रीडम है, आपने किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, लाइक आपने आरोप लगा दिया कि वो करप्ट है, वो पर्सन बिल्कुल, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन होगा जिसको सब जानते हैं, और आपने उस पर आरोप लगा दिया करप्ट है। आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपने उस पर आरोप लगा दिया। देन इस डिफेम करने के चक्कर में वो आप पे मान हानि का भी केस कर सकता है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको पूरी आज़ादी है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर उसकी रिस्पेक्ट खराब होगी और वो पर्सन उस तरीके का नहीं होगा जैसा आपने बताया है, ठीक है, तो आप पे केस बन सकता है इस चीज़ का। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सेकेंड पार्ट आता है फ्रीडम टू असेंबल, ठीक है। तो मतलब स्टेट जो है, सभी जितने भी लोग हैं सबको आराम से पीसफुली रहने की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं उसके। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक ये चीज़ है कि आपके किसी भी काम से जो कंट्री है उसके लॉ एंड ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए आपके किसी भी काम से, ठीक है। जैसे कि आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी जाके कोई भी रैली करते हो और वहाँ पे देश के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। फिर आर्टिकल 19 का थर्ड पार्ट आता है, जिसमें है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसे कि सब अपने अपने यूनियन बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन हो गया, ऑटो यूनियन हो गया, रिक्शा यूनियन हो गया, अलग अलग यूनियन होता है, डॉक्टर्स का भी होता है। सब स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं वो, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट टू ऑफ द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवर्जिनिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। फ्रेंडली रिलेशन जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, पब्लिक ऑर्डर्स, रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये जो फ्रीडम है ये वर्कर्स को दिया गया है, ठीक है। राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सारे वर्कर्स में से ये है, ये पुलिस के पास ये फ्रीडम नहीं है। पुलिस फोर्सेस जो होते हैं उनके पास ये फ्रीडम नहीं है, वो किसी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। जैसे कि अगर किसी पुलिस वाले के साथ कुछ हो गया, तो जैसे एक डॉक्टर के साथ कुछ हो गया तो पूरी डॉक्टर बैठ जाती है कि भैया हमें पहले हमारी मांगें पूरी करो, तभी हम उसके बाद अपना काम करेंगे। लेकिन पुलिस के साथ ऐसा नहीं है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, पुलिस कोई स्ट्राइक नहीं कर सकती है इस तरीके का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज द पार्लियामेंट टू पास अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन टू मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरोज,
persons employed with telecommunication and system। ये इसका आर्टिकल 19 पार्ट 3 का जो सेकंड थिंग ये भी है। जैसे फर्स्ट में था पुलिस फोर्सेस के पास रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स हैं, 1966 में इनको प्रोहिबिट कर दिया गया था कि ये कोई अपना जैसे यूनियन नहीं बना सकते, ट्रेड यूनियन वगैरह जिस तरीके से होता है ये अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल 19 का फोर्थ पार्ट आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है कहीं भी आने जाने की, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कहीं भी आ तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे बात आती है सिक्योरिटी की, पब्लिक ऑर्डर की या प्रोटेक्शन की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रोका जा सकता है। जैसे कि कई बार धारा 144 लगा दी जाती है, या फिर इमरजेंसी लगा दिया जाता है, या फिर कर्फ्यू लगा दिया जाता है जी कोई यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ये रिस्ट्रिक्शंस में है हमारी सिक्योरिटी पे। जैसे अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं फ्रीली, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है जी? नहीं, क्योंकि ये हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर में प्रोटेक्शन के लिए है। इसी वजह से हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, रोका गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ था। तो जो हमें राइट्स दिए गए हैं उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि जनहित में या फिर कंट्री के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस भी लिखे हुए हैं। जो है इसका आर्टिकल 19 में जो फिफ्थ पार्ट आता है हमारा, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको पूरा राइट है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ भी उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन ग्राउंड्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में भी, ठीक है। वैसे तो जैसे है कि भाई सब कहीं भी आ जाके रह सकता है। जैसे बिहार के लोग आके दिल्ली में रहते हैं, यूपी के मुंबई में रहते हैं, या फिर मुंबई के दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली के मुंबई में चले जाते हैं, तो कोई कहीं भी आ जा सकता है। ये पूरी तरह फ्रीडम है, कोई वीज़ा नहीं लगता है, कोई पास नहीं लगता है कि हाँ भाई दिखाओ वीज़ा तभी जा सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकते। फ्रीडम है, कोई कहीं भी जा सकता है इंडिया के अंदर अंदर। आपको पूरी फ्रीडम है कहीं भी रहने की, कहीं भी आने जाने की। हाँ, लेकिन कुछ कई बार केसेस ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे हमें गवर्नमेंट को ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 19 का पार्ट 6 हमारा आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप कौन सा काम करना चाहते हैं। कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए। वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जो कि लॉ के अगेंस्ट होगा। जैसे स्मगलिंग, आप कहेंगे कि भाई हम तो कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, स्मगलिंग भी तो ऑक्यूपेशन ही है, ड्रग्स बेचना भी तो इस ऑक्यूपेशन है। तो नहीं, ये फिर ये इलीगल चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ आपके पास राइट्स हैं, तो कुछ उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। जैसे कि डिफेंस की चीज़ें जो हैं सब नहीं बेच सकते हैं, सबके पास लाइसेंस नहीं है कि वो चीज़ें वो कोई भी बेच सकता है। कोई भी जाके रिवॉल्वर बेचने लग जाएगा मार्केट में, अब वही कहेगा भाई मैं रिवॉल्वर का बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप अगर बिना लाइसेंस के, बिना उसके काम कर रहे हैं, तो फिर वो इलीगल है, फिर आपको उठा के ले जाएगी पुलिस। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का यहाँ पे हनन हो रहा है, या फिर इसको मतलब पुलिस के द्वारा या फिर हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। फिर अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को, ये आर्टिकल 20 जो है
ये अपराधियों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति या नागरिक, उसको वही सज़ा दी जाएगी जैसा उसने क्राइम किया है, ठीक है, या फिर जिस क्राइम की जो सज़ा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वैसी ही सज़ा उसको दी जाएगी। जैसे चोरी के लिए अगर 2 दिन की सज़ा है जेल में रहने की या 1 हफ्ते की सज़ा है, वो सब लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के थ्रू, तो उसी हिसाब से सज़ा दी जाएगी। किसी चोरी वाले को किसी और मर्डर के चार्ज में फंसाया नहीं जा सकता है ऐसे। और सेकंड थिंग है कि किसी भी पर्सन को जो एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। एक क्राइम के लिए उसे 2-3 बार फांसी नहीं हो सकती है। अगर उसने एक बार कोई मर्डर किया है तो उसे एक ही बार उम्र कैद होगी, 2 बार उम्र कैद नहीं होगी। एक ही बार फांसी होगी, 2 बार फांसी नहीं होगी, ठीक है। थर्ड थिंग है, और 2 बार वैसे भी फांसी हो नहीं सकती है किसी को भी, उम्र कैद भी 2 बार नहीं हो सकती है। थर्ड थिंग आती है हमारी कि जो भी व्यक्ति है जो कि कन्विक्टेड है या फिर जो क्रिमिनल है, उसको उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये तीसरी चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ आती है हमारी आर्टिकल 20 में, जो कि क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देता है। क्रिमिनल्स के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देता है। तो अब आते हैं हम आर्टिकल 21 की तरफ। तो आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी पर्सन जो होगा, उसको अपने जीवन का और निजता का, या फिर जो जैसे वो रह रहा है, जैसे उसकी लाइफ है और उसकी लिबर्टी है, उसकी आज़ादी है, उसकी अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, उसका पूरा का पूरा प्राइवेसी है, पूरा का पूरा अधिकार है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर लॉ के खिलाफ ना हो वो चीज़, तब अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बाई चांस मान लीजिए कि कहीं भी घूम रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट पुलिस आके ये पूछ नहीं सकती भाई तुम कहाँ जा रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। जब तक आपके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, बिना वारंट के पुलिस आपके घर की चेकिंग नहीं कर सकती है। कहते हैं ना, वारंट लेके आओ उसके बाद ही घर की चेकिंग करना, या फिर इस तरीके की चीज़ें। या फिर बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे आजकल क्या होता है कि पार्क में कोई दो फ्रेंड्स घूम रहे हैं, गर्ल या बॉय साथ में, और फिर आती है पुलिस, वो उनसे उनकी डिटेल्स मांगने स्टार्ट कर देती है। तो वो चीज़ गलत है, वो पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लॉ में नहीं आता है, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। आप आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, पार्क घूमने के लिए है, आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, निजता का अधिकार है, और राइट टू लाइफ है सबको, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ एज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, जो अपनी एक, सबको एक सम्मान का जीवन जीने का अधिकार है, सबकी एक अपनी प्राइवेसी है, और वो प्राइवेसी उस तक रहेगी। ये इस आर्टिकल के थ्रू क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब वो कई बार होता है ना, पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है तुम इतने पैसे मुझे दो, ठीक है, और हम तुमको छोड़ देंगे, तुमको जाने देंगे, या फिर कहीं पे भी आप फंस गए हो किसी के साथ, ब्लैकमेल करना पुलिस वाले भी स्टार्ट कर देते हैं कई बार। तो ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग है कई जगह पे। अगर आपको नहीं पता होता है तो आप सोच लेते हो कि दैट आप गलत हो, लेकिन कई बार आप सही भी होते हो, और वो लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, कई केसेस में हुआ है ऐसा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इन वन सेंस, बिकॉज विदाउट द राइट टू लाइफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस, ठीक है। इस राइट टू लाइफ के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, अगर आपको इस चीज़ की फ्रीडम नहीं होगी, आपको जीने की ही फ्रीडम नहीं होगी, तो कि आपको तय करना है आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, ठीक है। इट इज़ दिस आर्टिकल दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। ये जो आर्टिकल है ये डिफाइन करता है पुलिस का क्या काम है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, इन दोनों में। ये कानून के
अंडर रह के पुलिस को कैसे वर्क करना है, ये चीज़ें हैं। इसीलिए पुलिस आपकी कोई भी प्राइवेट चीज़ आपके घर में डायरेक्ट ऐसे ही बिना वारंट के नहीं घुस सकती है कभी भी। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ सकती है जब तक आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो, या फिर कोई चीज़ ना, मतलब कोई डाउट ना हो, कोई कंप्लेन ना हो आपसे डायरेक्ट। ऐसे ही कोई भी शक के बिना पे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, आपको रोड पे रोक के कुछ भी पूछने लग गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी आती है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 ए भी है इसका एक पार्ट। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें ये था कि फ्री एजुकेशन दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन दी जाए जो 6 to 14 एज तक के बच्चे हैं उनको। तो ये अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 21 में, 86th अमेंडमेंट था। और इसमें इन्होंने ये कर दिया कि प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। जो 6 to 14 एज के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 22 पे, जो कि डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कि कुछ केसेस में किसी को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, तो उनके लिए है ये आर्टिकल। जो है सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो डिटेंशन और अरेस्ट जिनको किया गया है, जिस पर्सन को जो अरेस्टेड है वो पर्सन, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो इसमें क्लियर की गई है। जैसे कि आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्या कहता है पार्ट, कि कोई भी पर्सन जो कि आपकी कस्टडी में है उसको बताया जाना चाहिए कि आपने उसे क्यों अरेस्ट किया। और अगर वो किसी एडवोकेट को कंसल्ट करना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, वो एडवोकेट को कंसल्ट कर सकता है, एडवोकेट हायर कर सकता है। आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, जो अरेस्टेड इंडिविजुअल है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। ठीक है, अदालत में जिसे कहते हैं, अदालत में ले जाके पेश करते हैं, वैसे ही कोर्ट में। आर्टिकल 22 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, नो इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि आप उस पर्सन को उस टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते जितना कि आपको जज ने बताया है उसके क्राइम के बाद। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए आप किसी को ऐसे ही अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो लोग अरेस्ट होते हैं उनको प्रिवेंटिव और डिटेंशन लॉज के बेसिस पे अरेस्ट किया जाता है। तो जो प्रिवेंटिव और डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है वो होता है ट्रायल के बाद। जैसे कि किसी का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो ये उसको कई चीज़ें बोली जाती है कि आप ये देश छोड़ के नहीं जा सकते, उस पर नज़र रखी जाती है। ये होता है पुनिटिव डिटेंशन। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जैसे किसी पे शक है, पुलिस को किसी पे शक है कि हाँ ये पर्सन है जिसने जो क्राइम में सपोर्ट कर रहा है, तो वो उस पे नज़र रख सकती है। ठीक है, ये कमिट कर सकता है कोई क्राइम, तो उस पे नज़र रख सकती है ये। ठीक है, जैसे कि हमने आर्टिकल 20 में पढ़ा था, आर्टिकल 21 लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि पुलिस आपको कैसे भी करके तंग इस तरीके से नहीं कर सकती है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, तो इसीलिए आपको पुलिस तंग नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप सस्पेक्ट हो, आप सस्पेंशन पे आते हो कि पुलिस को आप पे डाउट है, तो पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है, आप पे नज़र भी रख सकती है। हाँ, ऐसे ही नहीं कि मतलब आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड पे चल रहे हो एंड आके पुलिस ने किसी ने भी टोक दिया, आप किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ थी। अब आगे के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो सही लग रही है या फिर नहीं। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।